इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिख सकते हो, F बाई क्या लिखोगे, Q, F बाई क्या लिखोगे, Q। इसका मतलब है कि फोर्स बाई Q इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इसका जो यूनिट होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। इसका मतलब न्यूटन पर कूलम जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होने जा रहा है, आपका डी ऑप्शन होने जा रहा है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, डी होगा। तो आप इसका आंसर क्या करोगे, डी करोगे। अब देखो समझने का कोशिश करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एड्यूफायर में आप लोग का स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम फिजिक्स का मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में आने की संभावना 100% है। आप देखिए और इसको सॉल्व करिए, और यदि नहीं समझ में आएंगे तो आपको क्या करना, याद कर लेना है सीधी भाषा में। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए रामबाण है, इससे एकदम आने की संभावना 100% है। अब देखिए, समय को नहीं वेस्ट करते हुए हम पहला प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, यूनिट पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहला ऑप्शन है कूलम। कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा, नहीं होगा। इसका मतलब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो आप एक फॉर्मूला देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, एफ। एफ इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू क्या होता है, ई होता है। एफ का मतलब क्या हो गया, फोर्स, क्यू का मतलब क्या हो गया, चार्ज, और ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो आप क्या लिख सकते हो, एफ बाई क्या लिखोगे, क्यू। एफ बाई क्या लिखोगे, क्यू। इसका मतलब है कि फोर्स बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इसका जो यूनिट होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। इसका मतलब न्यूटन पर कूलम जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होने जा रहा है, आपका डी ऑप्शन होने जा रहा है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, डी होगा। तो आप इसका आंसर क्या करोगे, डी करोगे। अब देखो समझने का कोशिश करो, प्रॉब्लम नंबर 2। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज। यदि आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि रखोगे तो उसका रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो आपको ऑप्शन में दिया गया ऑलवेज जीरो, नेवर जीरो, डिपेंड ओपन कैपेसिटी ऑफ डाइपोल, और डी ऑप्शन में दिया गया नॉन। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो आपको सीधी भाषा में याद रखना है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ऑलवेज क्या होगा आपका स्टूडेंट, जीरो होगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ए होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा। जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 में द वर्क डन, द वर्क डन क्या स्टूडेंट्स, द वर्क डन इज रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वर्क डन आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा आपका ए। W इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ई ब्रैकेट 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा होगा। 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा होगा। यहाँ पर हम लोग P भी लिख सकते हैं। P मतलब क्या होता है, यहाँ पर m लिखा हुआ है, m के जगह पर बहुत जगह क्या लिखा रहेगा,
पी भी लिखा रहेगा तो पी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। और ई मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ब्रैकेट में क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा होगा। इसका मतलब इसका वर्कडन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम इंटू ई ब्रैकेट 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, 3 का क्या होगा, ए होगा। 3 का क्या होगा, ए होगा। 3 का क्या होगा स्टूडेंट्स, ए होगा। अब देखिए 4, 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्विवेलेंट, मतलब 1 वोल्ट पर मीटर किसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 को देखिए तो आप देखिए कि 1 वोल्ट पर मीटर, तो आपका ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है आपका, ई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई क्या होता है, एक्स होता है। ई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एक्स होता है। इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसका मतलब आपका देखिए 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी पहला प्रॉब्लम में बताए थे, उसका जो यूनिट हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक दूसरा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर क्या होता है स्टूडेंट, कूलम होता है। इसका मतलब 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन पर क्या होगा, कूलम होगा। 1 न्यूटन पर क्या होगा, कूलम होगा। 1 न्यूटन पर क्या होगा, कूलम होगा। अब देखिए 5 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 5 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखिए 5 नंबर में क्या है, ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस होगा यदि आपका कोई एक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस, तो कैसा एक्सपीरियंस करेगा, ए नॉट फोर्स, ए टॉर्क, बोथ ए नेट फोर्स एंड टॉर्क नॉन। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, जब भी कोई डाइपोल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें आपका नेट फोर्स जो होगा आपका 0 होगा, और आपका क्या होगा, आपका फोर्स, मतलब फोर्स आपका 0 होगा, तो आपका क्या होगा, सिंपल क्या होगा, टॉर्क होगा। क्या होगा स्टूडेंट, टॉर्क होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर क्या है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी इज। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा, तो आप इसमें आपका E इक्वल टू क्या, माइनस डीवी बाई डी एक्स है। E इक्वल टू क्या, डीवी बाई डी एक्स है। E इक्वल टू क्या, एक्स मल्टीप्लाई डीवी बाई डी एक्स है, और D है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होगा E इक्वल टू क्या होगा, माइनस डीवी बाई क्या होगा, माइनस डीवी बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होगा स्टूडेंट, E इक्वल टू क्या होगा, माइनस डीवी बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। अब प्रॉब्लम नंबर 7 पर आते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए 7, अब देखिए स्टूडेंट 7 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर प्रॉब्लम का क्या आंसर है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच रिमेन्स कनेक्टेड टू ए बैटरी, देन चार्ज ऑन द प्लेट रिलेटिव टू अर्लियर चार्ज इज, मतलब अर्लियर चार्ज क्या होगा, मोर होगा, लेस और मे बी मोर, और आपका डी नंबर में क्या है, आपका सेम है। तो 7 नंबर का आंसर बताइए स्टूडेंट। तो 7 नंबर का स्टूडेंट क्या होगा आपका, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच
remains connected to a battery, the charge on the plate relative to earlier charge is, मतलब earlier charge क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, मोर होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, मोर होगा। इसका आंसर क्या होगा, मोर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर, अब 8 नंबर क्या बोल रहा है, 8 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्फेरिकल सेल इज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्फेरिकल सेल इज क्या होगा, नेवर जीरो, जीरो एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सेल, मैक्सिमम और क्या होगा, नॉन। मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्फेरिकल सेल इज, मतलब उसका यूनिफॉर्म चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्फेरिकल सेल का क्या होगा, जीरो एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सेल, मतलब इनसाइड द सेल ऑल पॉइंट में क्या होगा आपका, क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बी होगा। अब देखिए इफ द डिस्टेंस क्या है, 9 नंबर प्रॉब्लम, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट, मतलब इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, मतलब उसका डिस्टेंस को यदि बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट क्या होगा, क्या होगा, तो यदि हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपका पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर प्रॉब्लम, 10 नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया गया, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट आर, तो किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे, उसने दो लॉ दिया, एक आपका केवीएल और एक आपका केसीएल। तो केसीएल जो होता है वो किस पर निर्भर करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और केवीएल जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इसका मतलब इसका क्या आंसर होगा, तो किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ जो होता है वो क्या होता है केसीएल, और सेकंड लॉ जो होता है वो क्या होता है केवीएल। इसका मतलब फर्स्ट लॉ क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ जो होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, एनर्जी होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। और आगे की ओर चलते हैं अब 11 प्रॉब्लम में। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं 11 प्रॉब्लम में। अब 11 प्रॉब्लम क्या दिया गया है उसको देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 11 प्रॉब्लम क्या है, Why is the Wheatstone bridge? Why is the Wheatstone bridge more accurate than other method of measuring resistance? मतलब Wheatstone bridge more accurate क्यों मेजर करता है अदर मेजरिंग रेजिस्टेंस, अदर डिवाइस भी मेजर करता है बट Wheatstone bridge ही बढ़िया क्यों? तो आपका ये क्या आंसर होगा, इट इज ए नल मेथड, इट इज ए बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, इट हैज 4 रेजिस्टेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व ओम्स लॉ। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होने जा रहा है स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। इट इज ए नल मेथड, ये नल मेथड में वर्किंग करता है, इसीलिए ये क्या करता है, मोर एक्यूरेट क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, अब 12 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देखिए आर का जो फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई क्या होता है, ए होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ है। इसका मतलब यदि आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर को हाफ करोगे, तो यदि लेंथ ऑफ द कंडक्टर को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ होगा। रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, यदि लेंथ ऑफ द कंडक्टर को हाफ करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, हाफ होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर को यदि हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, हाफ होगा। इसको याद रखना है कि यदि किसी कंडक्टर में उसका लेंथ को यदि हाफ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, हाफ होगा। इसका मतलब 12 का आंसर क्या होगा, हाफ होगा। अब देखिए 13 नंबर प्रॉब्लम, 13 नंबर प्रॉब्लम क्या बोला है, ईएमएफ इज मेजर्ड इन, ईएमएफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ईएमएफ का मतलब क्या होता है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो ये थर्ड नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब थर्ड नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या है आपका ईएमएफ। अब देखो 13 नंबर प्रॉब्लम क्या बोला स्टूडेंट, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ इज मेजर्ड इन, ईएमएफ को किससे मेजर करेंगे, तो एक आपका है जूल, दूसरा है आपका जूल पर कुलम, एक है जूल इनटू कुलम, एक है जूल पर कुलम पर मीटर। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट क्या होता है, चार्ज होता है। इसी को क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। पोटेंशियल ही एक वन टाइप्स ऑफ ईएमएफ है, तो इसका जो यूनिट होगा जूल पर क्या होगा, कूलम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल पर क्या होगा, कूलम होगा, जूल पर क्या होगा, कूलम होगा। ठीक है, अब 14 नंबर में पहुंचते हैं स्टूडेंट। पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन ए वोल्टमीटर बिकॉज, मतलब वोल्ट मीटर की तुलना में पोटेंशियोमीटर मेजर करता है मोर एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को। इसका क्या कारण है, तो ये बोल रहा है इट हैज ए वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, इट हैज ए वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस, इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, इट ड्रॉ हेवी करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इट हैज ए वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होने के कारण आपका क्या होता है, पोटेंशियोमीटर जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस वो मोर एक्यूरेट मेजर करता है वोल्टमीटर की तुलना में। इसका मतलब 14 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं 15 में। 15 में क्या प्रॉब्लम दिया गया है, अब देखो 15 में क्या दिया गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड ओपन, मतलब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका सेल के अंदर होता है वह किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोड सेपरेशन, इलेक्ट्रोड मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट एरिया, तो किस पर नहीं निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोलाइट पर क्या करेगा, वो निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, मतलब एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या होगा मैग्नेटिक इक्वेटर में। तो इक्वेटर में क्या वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं, या 0 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स,